तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा बैच है, अभी जो आरपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है, रेल और जो आरपीपीसी में एसआई का होने वाला है, तो इन लोगों के लिए तो भाई ये जो पूरा क्लास है अपने आप में फुल है। ठीक है। तो याद रखेंगे, जो भी आरपीएफ के एग्जाम दे रहे हैं आप उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि हाँ ये बैच चल रही है, तो इस बैच को आप लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है। और ये जो हम लोग जो जीएस की जो क्लास कर रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, तो एक फाउंडेशन क्लास है। और इसमें देखिए अभी जो है सीएपीएफ का जो फॉर्म आया है अभी, ठीक है, जैसे सीपीयू का आया था कुछ दिन पहले। तो ये सारी एग्जाम जो है ना, जो इसका जो जीएस का जो पॉइंट होता है, उसके हिसाब से जो आपका जो ये जो सिलेबस होता है, तो उसमें जो है सारे जो है इसमें कवर किए गए हैं। जो हम लोग जो जीएस की जो बैच कर रहे हैं इसमें, तो अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो हिस्ट्री का और सारे पार्ट देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लास का शेड्यूल बता दूं कि जो है 7 बजे तो आपको एनसीईआरटी मिलती है। 8 बजे जो है आपको जीएस जो है हिस्ट्री क्लास मिलेगी। फिर 9 बजे आपको जीएस पॉलिटी की। 10 बजे आपको जीएस इकोनॉमिक क्लास आपको मिलेगी, जो अपने आप में जो है क्या है, तो कंप्लीट फॉर्म है। ठीक है। इसके बाहर आपको कहीं जाना नहीं है, इसके बाहर आपको परेशान नहीं होना है। ये जो क्लास है अपने आप में कंप्लीट है। ये अगर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बैठ पाएंगे और एक बेहतर जो है मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज की क्लास के मेन टॉपिक पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो महाजनपद टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इन महाजनपद टॉपिक में हम लोग जो है परिचय देख लिए हैं, स्रोत, द्वितीय नगरी क्रांति, महाजनपद काल का उदय, और जो 16 महाजनपद है उसे हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कंप्लीटली देख लिया है। तो आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है महाजनपद का, वो है गणराज्य। तो हम लोग देखेंगे गणराज्य कौन कौन से थे, और ये गणराज्य कैसे बने, और फिर इनका पतन कैसे हो गया। ठीक है। क्योंकि इसी के बाद जो है आता है मगध एम्पायर। ठीक है, क्योंकि मगध एम्पायर अपने आप में काफी ज्यादा विस्तृत रहा है। तो आखिर मगध एम्पायर का जो है विकास कैसे हो गया, और मगध एम्पायर जो है इतना आगे कैसे हुआ, तो उन बातों को हम लोग यहाँ से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग मगध जो है अपने गणराज्य के टॉपिक पर। ये सारी उपयुक्त क्लासेस हो चुकी हैं, आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देख लें। हम्म। तो हम लोग यहाँ से आज का जो टॉपिक है हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया गया है इसको हम लोग समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गणराज्य को। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो देखिए आपको पता होगा कि जो हम लोग ऋग्वेदिक काल जो पढ़े थे, वहां से क्या होता है, तो एक राजा की जो है शुरुआत होती है। और वहां पर जो टट्टू सा जो राजा होता है ऋग्वेदिक में, वो उत्तर वैदिक में क्या होता है, तो वो टट्टू से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। टट्टू मतलब कि वो कमजोर राजा है। अभी वो राजा नहीं है, अभी राजा का शुरुआती स्तर है। मात्र एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है जो थोड़ा सा बॉडी से फिट है, तो वही राजा माना जाता था। एक तरह से वो सेनापति आप मान सकते हैं, एक सेना का मुखिया, लठैर मान सकते हैं, जो लठबाज होते हैं लोग वैसे मान सकते हैं। लेकिन इसका विकास होता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। यहाँ पर जो है जो राजा है थोड़ा सा ये अपने आप को आगे बढ़ाता है और अपने पद को वंशानुगत कर देता है। जैसे कि इसका बेटा ही अब नेक्स्ट जो है राजा बनेगा। फिर ये जो है टैक्स अलाउ कर देता है। लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी राजा हो, कोई भी राजतंत्र हो, कोई भी लोकतंत्र हो, वो कैसे चलेगा, तो टैक्स पर, रेवेन्यू पर। तो वो टैक्स भी लागू कर देता है, और टैक्स लागू करेगा तो टैक्स जब जनता से मिलेगी और उन्हें जनता उसे जनता पर उसको प्रयोग करना है। हालांकि वो 100 का 100% तो कोई करता नहीं है। तो क्या करेगा, एक अपने लिए एक अपना राजकोष बनाकर भी इसमें रख लेगा और लोगों से कर वसूलेगा। तो इस तरह जो है इसका विकास हुआ राजा का। फिर इसी राजा से जो है और आगे विकास होता है। और राज जो है राजा हम लोग देखते हैं कहाँ पर, थोड़ा सा आगे हम थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो राजाओं का और विस्तार हो जाता है, और राजाओं का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। तो इसी में हम लोग देखते हैं जनपद। इन्हीं जनपदों से मिलकर बनता है महाजनपद। तो ये महाजनपद में कौन है, तो विशाल राजा लोग हैं। ठीक है ना। एक तरह से अपने आप में जो है बड़े बड़े राजा हैं, जिनके पास अपनी सेनाएं हैं, अपना प्रशासनिक ढांचा है, अपने जो है सिस्टम बनाकर रख लिए हैं। ये कौन है, तो राजा लोग हैं। लेकिन इन्हीं के बीच जो है कुछ ऐसे राजा उभरे, कुछ ऐसी मानसिकता उभरी, जो क्या है कि जो सबको लेकर चलती है, एक तरह से गणतांत्रिक। ठीक है ना। जो गणराज्य जो आज हम लोग का जो लोकतंत्र है, इसका मतलब टोटल ऐसा नहीं, लेकिन इसी के तरह जो है हम लोग को वहां पर देखने को मिलता है।
जो आज का हम लोग का जो संसद है, जहाँ पर मिलकर बहस होती है किसी कानून को बनाने के लिए, किसी बात को लेकर बहस होता है, उसके बाद क्या होता है, तो वो कानून पारित होती है और पूरे देश में लागू होती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता था, तो जो गणराज्य है यहाँ पर भी क्या होता था, तो जो है कुछ तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब जो कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मतलब एक मिलकर होगा, ठीक है ना, सबकी सहमति से। तो ये मतलब कहीं ना कहीं जो गणराज्य जो लोकतंत्र है उसकी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि चारों राजतंत्र फैला हुआ है, पूरे भारत में सब लोग राजतंत्र राजतंत्र, राजा पर राजा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कोई दो व्यक्ति उठ के खड़े हो गए और वो क्या कर रहे हैं कि वो एक दूसरे इन लोगों से विपरीत चला रहे हैं, ठीक है। तो वही गणराज्य चलाते हैं और इन राजाओं को, इन राजतंत्रों को ये पसंद नहीं आता है। ऐसा हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, जब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है जो राजतंत्र है वो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करता है। कैसे ईसा मसीह को मार दिया गया थोड़ा सा विरोध करने पर, क्योंकि उन लोग अपने चैलेंज, अपने पर जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपको मार देंगे, क्योंकि विशाल लोग हो चुके हैं और उनके अंदर जो है आंखों पर पट्टी आ गई है घमंड का। तो वो चीजें हैं, तो ये ऐसा ही कुछ रहा। तो ये जो गणराज्य है, इन गणराज्यों को जो है मार दिया गया, मतलब मार दिया मतलब इन पर जो है, मतलब इनके राज्यों पर अटैक किया गया, इनके राज्यों को हरा करके अपने में मिला लिया गया। जो राजतंत्र है क्या किया, इसको ऐसे बाहें फैला करके अपने में मिला लिए। तो फिर गणराज्यों का पतन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है। सभी गणराज्य विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वह पूर्वी भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों में स्थित है, जबकि सभी प्रमुख राज्य जो है गंगा नदी घाटी के मैदानी हिस्सों में स्थित है, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि जिसमें एक वर्चस्व रहता था, दूसरी श्रेणी में वैसे संघ थे। तो इसमें कई समूह थे, ठीक है, मतलब इसमें कई कुल के समूह थे। निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय गण अथवा संघ आधुनिक प्रजातंत्र की तरह नहीं थे। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है ये पैराग्राफ कि जो हम लोग को प्राचीन जो गण देखने को मिलता है, जो संघ देखने को मिलता है, वो आधुनिक प्रजातंत्र की तरह तो नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ तो आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। शक्ति एवं कुलीन तंत्र के हाथों में नहीं रहती थी, जो इस क्षेत्र के शक्तिशाली क्षत्रिय परिवारों का समूह था। यह एक सभा घर में एकत्रित होकर चर्चा करते थे, ठीक है। इन गणों में, इन गणों अथवा संघों में, ये संघ नहीं संघ है, ठीक है, ये गण है। गण, इन गणों अथवा संघों की कार्यपालिका की प्रभावी शक्ति अथवा राजनीतिक बंधन एक छोटे समूह में केंद्र थे। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा आप सोचेंगे कि आज के लोकतंत्र, जैसे आज का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो आपके संवैधानिक अधिकार है, आपके नागरिक होने का अधिकार है, आपको वो हर चीज का अधिकार है, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जी नहीं, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय है ना, वो एक परिवार ले रहा है। एक परिवार मतलब एक कुल ले रहा है, और वो कुल क्या करते हैं, आपस में मिल बैठ कर जो है एक निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय क्या होता है फिर अपने जो है तंत्र पर लागू करते हैं, ठीक है। इन कुलीन परिवारों का भूमि पर अधिकार था, ठीक है। गणों या संघों का जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संवाद और परस्पर वार्तालाप के द्वारा प्रशासन था। मतलब देखिए, गण होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, गणों या संघों, ठीक है ना, याद रखेंगे, गणों या संघों यहाँ पर होगा। तो गणे गण गण कहिए या संघ कहिए, तो इनकी जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये जो है मतलब जो डिसीजन लेते थे, ये परस्पर वार्तालाप के द्वारा, मतलब आपसी जो है बात विचार के द्वारा जो है ये लोग डिसीजन लेते थे और उसको लागू करते थे। बात समझ में आ रही है इतना? गण के बारे में, गणराज्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से गणराज्य थे, ठीक है। कुछ गणराज्य निम्नलिखित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 10 गणराज्य जो है, प्रमुख गणराज्य जो है देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, यह गणराज्य आज के जैसा आधुनिक नहीं था, इसमें कोई लोकतंत्र आज के जैसा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आज की तरह जो लोकतंत्र है, वैसा लोकतंत्र गणराज्य में नहीं था, लेकिन लोकतंत्र था, थोड़ा बहुत था। इसमें एक ही कुल या एक कुल के परिवार मिलकर शासन चलाते थे, ठीक है। इन कुलीन परिवारों का भूमि पर अधिकार होता था। आज शासन की शक्ति जनता में क्या है, आज क्या है भारत में, लोकतांत्रिक देश में क्या है, तो शक्ति किसमें नहीं थे, तो जनता में नहीं थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर शक्ति जो है लेकिन इस समय गणराज्यों में केवल एक या
कुल मतलब एक कुल के परिवार शासन चलाते थे, यानी यहाँ पर पूरा राज्य नहीं चला रहे हैं, पूरे राज्य के भाई मतलब देखिए ये क्या है, एक गणराज्य है। तो ऐसा नहीं कि इसमें पूरी जो देश इसमें जो जनता है इस राज्य की सब लोग मिलकर इसमें शासन चला रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, कोई एक परिवार है, कोई उन्नत परिवार होगा अपने आप में, ये परिवार आपस में मिलकर डिसीजन चलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये रहे प्राचीन 10 गणराज्य, ठीक है। कपिल वस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, सुनसुमार गिरी के भग, राम गाम के कोली, पावा के मल, कुशीनगर के मल, पिपली वन के मोरी, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी। ये कौन है, तो गणराज्य हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। और कुछ प्रमुख गणराज्य के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। कपिल वस्तु के जो शाक्य, इनके बारे में क्या दिया गया है, तो यह गणराज्य जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ होती थी, तो कपिल वस्तु, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कपिल वस्तु थी, ठीक है ना। कपिल वस्तु की पहचान जो है नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से की जाती है, ठीक है। कुछ विद्वान इसकी पहचान जो है सिद्धार्थ नगर जिले की पिपरहवा से भी करते हैं, ताकि लोगों को अपने रथ पर बड़ा ही अभिमान था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है इसी गणराज्य में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है ना। सुमसुमार पर्वत के भाग यहाँ पर दिया गया है। इसे जो है मिर्जापुर जिले के वर्तमान चुनार से संबंधित माना गया है। इसका अधिकार क्षेत्र जो है विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा सोन नदी के बीच का प्रदेश माना जाता है, ठीक है ना। अलकप के बोली को देख लेते हैं। अलकप के बोली जो है यह गणराज्य जो है आधुनिक बिहार प्रांत के जो शाहाबाद जो क्षेत्र है, जो आज का आरा वाला क्षेत्र है, मुजफ्फर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये देखने को मिलता है। अब यहाँ के जो लोग थे क्या थे, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाला। केशपुत के कलाम, इनका क्षेत्र जो है निश्चित रूप से कौशल के पश्चिम में स्थित जो है सुल्तानपुर जो जिला है, वहां पर जो एक पालिया नामक स्थान है उसके समीपवर्ती क्षेत्र में से माना गया है कि केशपुत के कलाम जो है यहाँ पर निवास करते थे। यहाँ पर जो है उर्वेला के समीप आचार्य अलार कलाम रहते थे। अब अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम से जो है गौतम बुद्ध जो है इनसे उपदेश प्राप्त किए थे। गृत्य के बाद उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध को उपदेश दिया था, ठीक है ना, गौतम बुद्ध को इन्होंने उपदेश दिया था, कौन, अलार कलाम। रामग्राम की कोली, कोली गणराज्य जो है साके गणराज्य के पूर्व में स्थित है। दक्षिण में जो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बहुत समझाने वाला चीज नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप इसे याद जरूर कर लेंगे। तो कोली गणराज्य जो है साके गणराज्य के पूर्व में स्थित था, दक्षिण में सरयू नदी तक फैला था, और शाक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इस नदी के जो है जल पर निर्भर रहते थे, अतः दोनों में नदी जल के बंटवारे हेतु संघर्ष होता था। इसकी पहचान जो है गोरखपुर जिले में स्थित जो रामगढ़ ताल है वहां से की गई है। यानी जो रामग्राम के जो कोली लोग हैं इनकी पहचान कहाँ से की गई है, तो गोरखपुर जिले में की गई है। कहाँ से, तो रामगढ़ ताल से। कुशीनगर के मल को देख लेते हैं। इसकी पहचान जो है जो आज का जो कुशीनगर है वहां पर किया जाता है। पावा के मल ये कहाँ पर जो है प्राप्त होते हैं, तो जो कुशीनगर के जो पास है जो पड़ौना, पड़ौना आप नाम देखते सुने होंगे, तो यही जो है पावा के जो मल है यहीं पर निवास करते थे, और ये गणराज्य जो है पड़ौना नामक स्थान से की गई है, वहां पर गणराज्य हुआ करता था। नेक्स्ट है पिपली वन के मोरी। इस राज्य के लोग साक्यों की ही एक शाखा थे। मोरों के देश के निवासी होने के कारण मोरी काल है। अब देखिए जो मौर्य वंश हम लोग पढ़ेंगे ना, वो यहीं से थोड़ा सा संबंधित है, मोरी, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी जो माता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी माता कहाँ से बिलोंग करती थी, तो मोरी, ठीक है ना, मोरी वंश से। तो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा आगे। वैशाली के लिच्छवी, इसकी पहचान जो है आज का जो मुजफ्फरपुर जगह है वहां से किया गया है। यह वैशाली जो है अपने आप में जो है एक समृद्धशाली था, एक घनी आबादी वाला नगर माना जाता था। मिथिला के विदेह, बिहार के भागलपुर दरभंगा जिले के भूभाग में जो विदेह जो क्षेत्र है वो गणराज्य यहाँ पर स्थित हुआ करता था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति व दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। बुद्ध के समय में ही यह संघ राज्य बन गया, और बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी बन गया था। ये जो मिथिला के विजय यानी जो राजा जनक की आपने सुना होगा, माता सीता का जो है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये राजा जनक है, तो ये देख लीजिए, आप इसको याद कर लेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं गणराज्यों का पतन कैसे हो गया, क्या कारण था।
गणराज्यों के पतन का जो है निम्न कारण आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गणराज्य को जो है आसपास के जो राजतंत्र जो क्षेत्र हैं, जो राजतंत्र वाले जो राज्य हैं, इसे पसंद नहीं करते थे। तो ये देखने को मिलता है कि अजात शत्रु जो है, जो राजतंत्र है, उसने क्या किया कि वज्जी संघ को चुन चुन कर बर्बाद किया है। जो वज्जी संघ हम लोगों ने पिछले यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन वज्जी संघ में क्या है, गणराज्य है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो वज्जी संघ जो हुआ करता था, तो वज्जी संघ क्या था, तो गणराज्य था। तो उसने क्या किया, तो अजात शत्रु ने तो इनको बर्बाद कर दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध भी जो है कहीं ना कहीं जो है गणतंत्रों को मानते नहीं थे, क्योंकि इनका भी योगदान रहा है वज्जियों में फूट डालने का, याद रखेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध से जो है आता है अजात शत्रु, और जो है इनसे शिक्षा लेता है और पूछता है कि आखिर हम वज्जियों को कैसे हराएंगे, तो ये कुछ विधि बताते हैं। तो फिर ये जाकर के अजात शत्रु क्या करता है, गणराज्यों को हरा देता है। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने हिमालय के तलहटी में बसे गणराज्य को जीत लिया। जो गुप्त काल में, फिर हम लोग देखिए, इनको विनाश जो है ज्यादा दिन समय तक चलता रहा है। तो गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त है, उसने क्या किया, तो जो हिमालय के तलहटी में जो बसे गणराज्य थे, उसको जीत लेता है। उस समय गणराज्य जो है अभी नया नया था, और इसे कोई सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय जो है सभी लोग राजतंत्र की ओर आगे बढ़ते थे, और सबका मानना यह था कि राजतंत्र ही मतलब बेस्ट है, ठीक है। गणराज्य के राजा जो है धीरे धीरे आनुवंशिक भी होने लगे थे, जो पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। गणराज्य में जो है राजतंत्र की अपेक्षा सैन्य संगठन भी कमजोर थी। गणराज्य तो थे, आधुनिक तो थी, लेकिन यहाँ पर मेन जो है मतलब आज के तरह आधुनिक आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन याद रखेंगे कि जो आधुनिकता हम लोग को अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में देखने को मिलता है, भाई कहते हैं कि पहली बार आधुनिक यहाँ पर क्रांति हुई, लेकिन इससे पहले आपको देखने को मिलेगा हम लोग के इतिहास में कि पहले ही हम लोग का जो देश है गणतंत्र का फल चख चुका है, ठीक है ना। भले ही इसको बाद में पतन कर दिया गया। तो इन चीज़ों से आप लोग अवगत हो चुके हैं, आशा है। बाकी गणराज्यों से क्वेश्चन एक दो पूछ लेगा, तो आप इसको याद रख लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो आज क्लास में इतना इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए, और बिट्स वीडियो को आप जरूर लाइक करें और उनके यहाँ शेयर करें जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल का तैयारी करते हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनको जरूर भेजिए, क्योंकि ये कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। तो थैंक यू गाइस।